देखिए अब थर्ड लेक्चर देख रहे हैं रिवीजन का मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आज देखेंगे इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखें परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या निकालना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम प्रेजेंट है और कार्बन की परसेंटेज हमें निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन वो इक्वल आएगी वेट ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। मतलब जिस कंपाउंड की परसेंटेज निकाल रहे हैं उस कंपाउंड का वेट, उस एलिमेंट का वेट उस कंपाउंड के अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट की क्या निकाल रहे हैं, कंपोजिशन। तो जैसे अगर हम कार्बन की क्या निकाल रहे हैं, कम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो जो हमें गिवन कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर कार्बन एलिमेंट का कितना वेट है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का जो टोटल वेट है वो ये यहाँ रखना है, और इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो यहाँ रखनी है, और इनटू क्या करना है 100। जैसे हमें एच की क्या निकालना है, एच की कंपोजिशन निकालनी है, तो उस कंपाउंड के अंदर एच का वेट डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का वेट और इनटू 100। क्लियर। जैसे हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी, तो क्या करेंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इन दैट टेम्परेचर और डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट की क्या परसेंट वेट है वो यहाँ रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वेट रखेंगे कंपाउंड का और इनटू 100। चलिए जैसे क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग। हमारे पास क्या है, ये कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, पूछ रहा है इनमें कार्बन एटम की परसेंटेज बतानी है। तो जैसे पहला दे रखा है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, या मेथेनॉल बोलते हैं। चलिए तो हम पहले क्या करें, पूरे मोलिक्यूल्स का क्या निकालें, पूरे मोलिक्यूल्स का यानी कि पूरे कंपाउंड का वेट निकालें, मोलिकुलर वेट। तो देखिए पूरे कंपाउंड का निकालें, तो इसमें H है, H का हो गया 1, कार्बन है उसका हो गया 12, और H है क्या हो गया 1, और O है तो कितना हो गया 16। तो ऑल को ऐड किया है तो कितना आ गया 30। अब हमें क्या निकालना है, कार्बन की परसेंटेज निकालनी। तो कार्बन का वेट, तो इस पूरे मोलिक्यूल्स में कार्बन का वेट कितना है, ये 12, ठीक। तो वेट ऑफ कार्बन कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ मोल कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स का टोटल वेट कितना है 30, और इनटू क्या कर देंगे 100। तो 12/30 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 40%। और देखिए जैसे CH3COOH एसिडिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, एसिडिक एसिड, या IUPAC नेम इसका बोलते हैं इथेनॉइक एसिड। सबसे पहला काम है हमें क्या करना है, इसमें कार्बन की परसेंट निकालनी। तो सबसे पहले आप क्या करें, पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर वेट निकालें कि मोलिकुलर वेट वो कितना आएगा। देखिए एक कार्बन का कितना हो गया 12, प्लस 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 3, प्लस कार्बन आ गया 12, प्लस ऑक्सीजन आ गए कितने, यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 16, और प्लस लास्ट में क्या आ गया हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 1। इन सबको ऐड करें तो कितना आएगा 60। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का वेट, इसमें 2 कार्बन है तो 12 और 12 कितना हो गया 24। तो अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालें तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन की वजह से जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 12 + 12 यानी कि 24, और टोटल कितना है 60। तो 24/60 इंटू क्या कर देंगे 100। तो इसे भी जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 40। कैसे आ रहा है, देखिए 12 से आप डिवाइड करें, 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो 12 2 से जाएगा, और ये 12 5 से जाएगा, ठीक है। तो 2/5 इंटू क्या हो जाएगा 100, और 5 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 20, डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 20, 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40। बात करें ग्लूकोज में अगर हम बात करें तो इसका पूरा मोलिकुलर अगर मास निकालें ग्लूकोज का तो वो कितना आएगा। देखिए कार्बन का होता है 12 और कितने कार्बन है 6, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और कितने हाइड्रोजन है 12, तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और कितने ऑक्सीजन है 6, तो 16 इंटू 6 इज इक्वल टू, इनको अगर सम ऐड करें सबको तो कितना आएगा 180, ठीक। हमें इसमें निकालना है कार्बन की परसेंटेज। कार्बन का जो इस मॉलिक्यूल में कार्बन का वेट कितना आ रहा है 12 इंटू 6 मतलब 72, ठीक है। तो कार्बन की वजह से वेट कितना है 72 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना हो गया 180 इंटू क्या होगा 100। यहाँ से भी सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है ये 40%। तो अभी तक हमने जो तीनों एग्जाम्पल लिए, कौन, एक तो लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड, एक एसिडिक एसिड और एक ग्लूकोज। इन तीनों में कार्बन की परसेंटेज कितनी आ रही है 40 आ रही है। क्या कोई और तरीका भी है इसको आइडेंटिफाई करने का? और तरीका है, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें, ये हमारे पास है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम इसमें रेशो देखें डिफरेंट एलिमेंट के, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशो निकालें तो इसमें कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो 1:2:1 आ गया, किसका रेशो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का।
ये सिंपलेस्ट रेशो है, इससे और सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि 1 आ चुका है। बात करें इसमें कार्बन देखिए कितने हैं 2, हाइड्रोजन देखें तो 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पे कितना है 4, ऑक्सीजन देखें तो कितने हैं 2, ठीक। तो यहाँ पे कितना है 2:4:2। अभी ये सिंपलेस्ट हो सकता है क्योंकि अभी क्या हो सकता है, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरा रेशो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करें तो 1:2:1, तो इसका रेशो भी सेम वैसा ही आ गया। जो सिंपलेस्ट रेशो है वो दोनों का क्या आ रहा है, सेम। और जब दोनों का रेशो सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कार्बन की परसेंटेज यहाँ होगी वही कार्बन की परसेंटेज यहाँ होगी, जो हाइड्रोजन की परसेंटेज इस मॉलिक्यूल में होगी वही हाइड्रोजन की परसेंटेज इस कंपाउंड में होगी, जो ऑक्सीजन की परसेंटेज इस मॉलिक्यूल इस कंपाउंड में होगी वही ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ होगी। और देखिए एक और है ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखें तो कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो इनका रेशो आ रहा है 6:12:6। अभी ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन नंबर आ रहा है 6। अगर आप 6 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो आएगा 1:2:1, तो इसका भी रेशो वही आ गया। तो तीनों का रेशो सेम आ रहा है, सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। तो अगर इसमें इनका इंपेरिकल फॉर्मूला देखें तो तीनों का इंपेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका क्या है, डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर यानी कि एग्जैक्टली यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में यानी कि किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एग्जैक्ट कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको बताता है। मगर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशो को। तो इन तीनों का अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला देखें तो CH2O, दोनों तीनों में सेम आएगा क्योंकि कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। इनका अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो देखें तो 1:2:1 आ रहा है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H2O। तो CH2O, तो तीनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, तो तीनों की क्या होगी, तीनों में अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज हम निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगी, सेम। देखिए और एक प्रॉब्लम देखें, ये कह रहा है इफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स विल हैव, तो ये पॉइंट है जो मैंने पॉइंट अभी पढ़ाया, तो ये नॉट पॉइंट लिख दिया गया। इफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स विल हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला देन दे विल हैव सेम परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ईच कंपाउंड। तो कह रहा है अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड ऐसे हैं जिनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो उनमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज क्या आएगी, सेम आएगी। ये कह रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में हमें क्या निकालना है, नाइट्रोजन की परसेंटेज। यूरिया का फॉर्मूला होता है क्या है, NH2CO NH2, ठीक है। चलिए बात करें तो इसमें क्या होगा, जब नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे तो किससे आएगा, नाइट्रोजन की परसेंट निकालेंगे तो इस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का वेट और डिवाइडेड बाई टोटल यूरिया का वेट इंटू क्या करेंगे 100। देखिए यूरिया में नाइट्रोजन एलिमेंट हैं कितने, 2 हैं, नाइट्रोजन एटम है कितने 2, तो 1 एक नाइट्रोजन एटम ये रहा और एक ये रहा। एक नाइट्रोजन एटम का वेट होता है 14 और 2 का कितना हो जाएगा इंटू 2, तो कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 60। कैसे अगर हम कंप्लीट यूरिया का मोलकुलर मास निकालें तो वो कितना आएगा, देखिए हाइड्रोजन का 14, H का 1, कार्बन का 12, O का 16, N का 14 और H का 2। अगर इसको सबको ऐड हम क्या करें, सबको ऐड कर लें तो कितना आएगा 60। बस यहाँ से अब इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। 2 से ये 60 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। फिर क्या करेंगे और ये 0 से एक 0 जाएगा, बस इससे सॉल्व कर लेंगे। कितना आ रहा है, यहाँ से ये आ गया 46.6%। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेम। ये कह रहा है कौन से, ये क्या है पेयर लिखे हुए हैं कंपाउंड्स के, ठीक है। 2 कंपाउंड्स का पेयर है, वो कह रहा है किस कंपाउंड में किस पेयर में ऑक्सीजन एटम की परसेंटेज क्या है, सेम है। तो ऑक्सीजन एटम की परसेंटेज किस में सेम होगी, सबसे आसान तरीका है जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। जिन 2 कंपाउंड्स का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा उनमें क्या होगी, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज देखेंगे तो वो दोनों में क्या आएगी, सेम आएगी। तो एक तो है हमारे पास ग्लूकोज C6H2O6 और एक है SCHO। अगर इनमें हम परसेंटेज की बात करें तो अभी हमने निकाला था, इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी आ रही, देखिए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पे 6:12:6 और 6 यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 6, तो अगर 6 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 1:2:1, तो 1:2:1 आ रहा है। इसमें देखिए कार्बन था 1, हाइड्रोजन थे 2 और ऑक्सीजन था 1, तो ऑलरेडी कितना आ रहा है 1:2:1, तो दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है कितना, CH2O। तो दोनों में कार्बन की परसेंटेज भी सेम होगी, ऑक्सीजन की भी परसेंटेज सेम होगी और हाइड्रोजन की भी परसेंटेज क्या होगी, सेम। तो एक आंसर तो यही हो गया।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ग्लूकोज और वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड यानी कि मिथेनोइक एसिड। यहाँ अगर हम देखें तो इसमें तो इंपेरिकल फॉर्मूला सेम वही आ गया CH2O। इसमें देखें तो C1 है, O H कितने हैं 2 हैं, मगर O भी क्या हो गए 2 हो गए। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो कितना आ गया 1:2:2। उसमें आ रहा है 1:2:1। तो इसमें 1:1 आ रहा है, उसमें आ रहा है 1:2:2। ठीक है, तो इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो इसमें क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज भी क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी। चलिए, मतलब किसी भी एलिमेंट की अगर जो जो परसेंटेज ऑक्सीजन की यहाँ होगी वो यहाँ नहीं होगी। बात करें नेक्स्ट, देखिए ग्लूकोज है C6H12O6 और ये एसिडिक एसिड। अभी हमने देखा था इन दोनों में मोलिकुलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला क्या रहा था सेम। इसमें क्या आता देखिए, इसमें आता रेशो 1:2:1। इसमें अगर हम बात करें कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो रेशो आ रहा है 2:4:1। तो जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे सिंप्लेक्स करेंगे तो आ जाएगा 1:2:1। तो सेम आ गया। ठीक है, अभी हमने देखा भी था किस किस में देखा था हमने, फॉर्मिक एसिड, ग्लूकोज और एसिडिक एसिड, इन तीनों का इंपेरिकल फार्मूला क्या आता है सेम। तो इस केस में भी इंपेरिकल फार्मूला सेम हो गया, कितना CH2O। तो क्या रहेगा, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज भी सेम रहेगी। बात करें ये फिर क्या आ गया एसिडिक एसिड और ये फॉर्मिक एसिड। एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड इन दोनों में भी मैंने तीन बताए। देखिए फॉर्मिक एसिड, एक तो क्या एसिडिक एसिड, एक एक तो क्या हो गया फॉर्मल्डिहाइड, एक ग्लूकोज और एक एसिडिक एसिड। इन तीनों का रेशो क्या रहता है सेम। इंपेरिकल फॉर्मूला आप निकाल लो। देखिए इसमें क्या करें, C तो हो गए 2, H हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2, तो यहाँ रेशो आ रहा है 2:4:2, मतलब 1:2:1। यहाँ क्या रहा है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 1:2:1। तो ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, यानी किसमें क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला फिर सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो परसेंटेज ऑक्सीजन की यहाँ होगी वो यहाँ भी होगी। तो ये तीनों हमने लिख लिए। देखिए 4 टाइप के एलिमेंट इसमें, इन सब के सब पेयर में केवल कितने टाइप्स के कंपाउंड यूज हुए हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन से, एक तो क्या है फॉर्मल्डिहाइड है, एक एसिडिक एसिड है और एक क्या है ग्लूकोज है और एक फॉर्मिक एसिड है। इन तीनों में अगर हम देखें तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल कर कितना आ रहा है CH2O, और इसकी बात करें तो इसमें है CH2O2। तो ये डिफरेंट हो गया, ये अलग होगा। बाकी इन सब में इन तीनों में से कितने भी इसका पेयर बना लो, इसका पेयर बना लो या इसका पेयर बना लो, उनमें ऑक्सीजन की परसेंटेज भी सेम होगी, कार्बन की भी परसेंटेज सेम होगी और हाइड्रोजन की भी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच हैव द सेम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, तो ये कह रहा है कि इनमें से किन पेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है सेम है। देखिए यहाँ पे तो है NO2। अगर मैं परसेंटेज निकालूँ N की रो की, अगर मैं रेशो निकालूँ N का रो का, तो यहाँ 1:2 है सीधा सीधा। 1:2 से और तो सिंपलेस्ट हो नहीं सकता। यहाँ देखें तो नाइट्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यहाँ रेशो है 2:3 का, और 2:3 डिफरेंट है किससे 1:2 से। तो इसमें तो नाइट्रोजन की परसेंटेज सेम नहीं होगी क्योंकि दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है। बात करें यहाँ, ये है NH2CO NH2 यानी कि अमोनिया, और ये है NH4CNO। तो अगर यहाँ परसेंटेज देखें, पहले हम देख लें C, तो C तो है 1, फिर देख लें हम इसमें N कितने हैं इसमें 2, और H देख लें तो इसमें कितने हैं 4, और O देख लें तो कितना है 1। अगर हम बात करें C इसमें 1, उसमें भी C क्या है 1, N इसमें है 2, उसमें भी N कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन देखें तो इसमें कितने हैं 4, उसमें भी कितने हो गए 4, ऑक्सीजन देखें तो इसमें भी 1 और उसमें भी 1। तो दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल क्या होगा सेम होगा, और तो दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा तो दोनों में नाइट्रोजन की परसेंटेज भी क्या होगी सेम होगी। यहाँ देखिए N2O4, तो यहाँ रेशो होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा 2:4। 2:4 को अभी सिंपलेस्ट किया जा सकता है, तो 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 1:2, और यहाँ पे ऑलरेडी 1:2 है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ भी इंपेरिकल फॉर्मूला 1:2 और यहाँ भी इंपेरिकल फॉर्मूला 1:2। तो इन दोनों में भी नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी सेम। यहाँ देखिए NH2, N और H का रेशो है 1:2। यहाँ देखिए N2 और H4, तो यहाँ 2:4 है, इस 2:4 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 1:2 आ रहा है, यहाँ भी 1:2 आ रहा है, तो यहाँ भी इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो गया। तो यहाँ भी नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी सेम। तो B में भी सेम होगी, C में भी, D में भी, A में नहीं होगी। ये देखिए अब मिनिमम मोलर मास, ठीक है, मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है, और जो अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो इसके क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना आसान भी है। बस इसका फॉर्मूला आप समझ लीजिए। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, ये कह रहा है मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास का यूज़ करते हुए हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। अभी तो हम क्या रख रहे थे, सिर्फ
मोलिकुलर मास रख रहे थे, मिनिमम मोलिकुलर मास नहीं रख रहे थे। इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, मिनिमम। क्या है, जब हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की हम परसेंटेज निकाल रहे थे अभी, तो क्या कर रहे थे, जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का मास रख रहे थे कंपाउंड के अंदर, और डिवाइडेड बाय क्या कर रहे थे, मोलिकुलर मास, और इनटू क्या कर रहे थे, 100। अगर अगर हमारे पास मोलर मास की जगह मिनिमम मोलर मास प्रेजेंट है, तो मिनिमम मोलर मास के केस में क्या होगा, इस यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए मुझे कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो कार्बन उस कंपाउंड, जिस कंपाउंड के अंदर मुझे कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करते थे कि यहाँ पे क्या रखते थे, कार्बन एटम का वेट का, जितने भी उस कंपाउंड के अंदर कार्बन का जितना जो भी वेट था उसको रखते थे, और डिवाइडेड बाय रखते थे मोलकुलर मास। मगर अब जब मिनिमम मोलर मास है तो क्या रखेंगे, ये उस कंपाउंड के अंदर कार्बन का कितना वेट है वो नहीं रखेंगे, सिर्फ एक ही कार्बन एटम का वेट रखेंगे, चाहे उस कंपाउंड के अंदर 5 कार्बन हो चाहे 10 कार्बन हो। हम क्या रखेंगे, सिर्फ एटॉमिक वेट ऑफ वन का एटम। कौन सा वन एटम, जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ वन एटम ये कह सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट इन द टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मोलिकुलर मास इनटू 100। तो डिफरेंस समझ में आया। अगर मोलर मास की फॉर्म में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जिस उस कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी वेट है वो टोटल वेट वहाँ रखेंगे, और टोटल डिवाइडेड बाय कंपाउंड का वेट इनटू 100 करते थे। अगर मिनिमम मोलर मास यहाँ नीचे रख रहे हैं तो ऊपर क्या रखेंगे, सिर्फ एक ही एटम का मास रखेंगे, सिर्फ एक ही एटम का मास रखेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन की परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में C6H12 और 6, ग्लूकोज में कार्बन एटम कितने हैं, 6। तो मुझे क्या करना, अगर मिनिमम मोलर मास दे रखा है ग्लूकोज का, तो मिनिमम मोलर मास दे रखा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कार्बन के एक ही एटम का मास रखूँगा, कितना, 12, और डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू 100। मिनिमम मोलर मास कैसे निकलेगा ग्लूकोज का, वो हमें दे रखा होगा उसने, ठीक है। चलिए, अगर मुझे नॉर्मल मोलर मास रखते ग्लूकोज का, तब यहाँ पे जो वेट रखते वो कार्बन का, एक कार्बन एटम का नहीं, फिर वो उतने कार्बन एटम का रखते जितने कार्बन एटम ग्लूकोज में प्रेजेंट हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम थे, 6। तो अगर नॉर्मल मोलिकुलर मास से निकाल रहे हैं तो 6 कार्बन एटम का मोलिकुलर वेट रखेंगे, डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मास। और अगर मिनिमम मोलर मास यूज कर रहे हैं ग्लूकोज का, तो फिर वहाँ क्या रखेंगे, सिर्फ एक ही कार्बन एटम का वेट रखेंगे, और डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू 100। चलिए देखें, जैसे एक क्वेश्चन समझ लीजिए, ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ Na इन द कंपाउंड इज कितना है, 11.5। किसी कंपाउंड के अंदर सोडियम की परसेंटेज उसने दे रखी है कितनी, 11.5 है। देन मिनिमम मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड विल बी, तो उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास बताओ, उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास बताओ जिसमें सोडियम एटम की परसेंटेज कितनी है, 11.5। तो परसेंटेज किससे आएगी, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब एक ही सोडियम एटम का वेट रखना सिर्फ, ठीक है, चाहे उस कंपाउंड के अंदर सोडियम एटम कितने भी हों। तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम एटम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास नहीं, मिनिमम मोलर मास। तो अगर मिनिमम मोलर मास की फॉर्म में रख रहे हैं तो केवल एक ही सोडियम एटम का क्या रखेंगे, वेट रखेंगे, और ये परसेंटेज ऑफ सोडियम दे रखी है। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम वो इक्वल होगी एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम एटम, या कह सकते हैं एटॉमिक वेट मतलब एक ही एटम का वेट होता है, तो परसेंटेज इक्वल होगी एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम एटम डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास। परसेंटेज मुझे देखी सोडियम की कितनी, 11.5। एटॉमिक वेट सोडियम का मुझे मालूम है कितना होता है, 23, क्योंकि इसका जो सिंबल होता है सोडियम का होता है 11 और 23। एटॉमिक नंबर होता है 23, एटॉमिक मास, वो एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23, डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास इनटू 100। मिनिमम मोलर मास मुझे निकालना, आप तो बस सोल्व कर देंगे, इसको इधर और ये इधर, तो 11.5 से डिवाइड हो जाएगा कौन, 23 कितनी बार, 2 बार्स, और इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो वो सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। चलिए है, देखिए जी, तो ये सीधा सीधा देखिए 11.5 सीधा सीधा किसको, 23 को 2 बार कट कर देगा, ज़्यादा चक्कर मत पड़िए। तो इंटू 2, ये इसको क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा 2 बार, 2 के 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 200 ग्राम। तो 200 ग्राम क्या हो गया, मिनिमम मोलर मास हो गया किसका, उस कंपाउंड का जिसमें सोडियम की परसेंटेज 11.5 थी। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज ऑफ ए मेटल, कोई भी ए मेटल है, परसेंटेज ऑफ ए मेटल इन ए कंपाउंड इज कितना, 0.25। देन मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड विल बी इफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इतने। ये जो ए एलिमेंट है इसका एटॉमिक वेट कितना है, 59। एटॉमिक वेट का मतलब इसके एक एटम का वेट कितना है, 59, ठीक है जी। और परसेंटेज किसी उस कंपाउंड, और कंपाउंड के अंदर इस ए एलिमेंट की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 0.25। तो क्या निकालना, उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, परसेंटेज
इज इक्वल टू क्या होगी, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास इनटू 100। परसेंटेज कितनी थी, 0.25। पॉइंट हटाऊंगा तो क्या अपॉन में क्या जाएगा, देखिए 2 के बाद पॉइंट लग रहा था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा था, तो अपॉन में क्या जाएगा 100। ठीक है, तो बस अब इसे सोल्व कर लेंगे, मिनिमम मोलर मास इधर तो ये सब कुछ इधर, यहाँ से सोल्व करते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉब्लम समझिए, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पसंद है एग्जामिनर को, ये एम्स में आ चुकी है। ठीक है, ये कह रहा है एक ब्लड सैंपल है 0.56% ऑफ आयरन Fe बाई मास इज प्रेजेंट। ये कह रहा है हम एक ब्लड सैंपल है, किसी का भी ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो आयरन है वो कितने परसेंट है, 0.56% ब्लड के अंदर क्या है, आयरन है, किसमें, बाई वेट, ठीक, बाई मास परसेंटेज। ये जो परसेंटेज है कैसे है, बाई मास है। कह रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम मोलर मास ऑफ द हीमोग्लोबिन इफ एटॉमिक वेट ऑफ Fe कितना है, 56। तो कह रहा है मिनिमम मोलर मास बताइए किसका, हीमोग्लोबिन का, जिसमें आयरन की परसेंटेज कितनी है, 0.56, और एक Fe एटम का एटॉमिक वेट कितना है, 56। तो बस कुछ भी नहीं है। तो देखिए आप इस तरीके से चूंकि से लगा के मत करिएगा क्वेश्चन, अब तो सीधा फॉर्मूला बनाइए। एक तरीका ये भी है करने का, मगर आप इससे मत करिए, आप सीधा फॉर्मूले पाइए। परसेंटेज ऑफ Fe वो इक्वल होगी एटॉमिक वेट ऑफ Fe डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास इनटू 100। ठीक है, बस ये क्या 0.56, इससे देखिए इस मिनिमम मोलर मास निकालना है तो इसको अपॉन में, और ये इसको कितनी बार डिवाइड करेगा, 100 बार। ठीक है, देखिए वो 56 है, ये 0.56 है, तो इसको डिवाइड करेगा 100 बार, 100 की मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर कितना हो गया, 4। यही क्या हो गया, मिनिमम मोलर मास हो गया किसका, हीमोग्लोबिन का। और देखिए बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये IIT में आया हुआ है, ये एम्स में आया था। ये कह रहा है इन ए ब्लड सैंपल 0.28% ऑफ आयरन की जो परसेंटेज है वो ब्लड सैंपल में कितनी है, 0.58% इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी नंबर ऑफ आयरन एलिमेंट प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन इफ मोलर मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8000, यानी कि 80,000। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमारे पास एक ब्लड सैंपल है जिसमें क्या है, आयरन की जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में आयरन की परसेंटेज कितनी है, 0.25%। ठीक, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ आयरन एलिमेंट बताइए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आयरन एलिमेंट प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कितने Fe एटम प्रेजेंट हैं, इफ मोलर मास, अगर मोलर मास इतना है, ये मिनिमम मोलर मास नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है। तो आपका मोलर मास दे दिया तो परसेंटेज कौन सी लगाएंगे, मोलर मास वाली। तो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन या परसेंटेज ऑफ Fe, वो क्या होगा, वेट ऑफ Fe इन ए कंपाउंड। अगर मिनिमम मोलर मास होता तो एक ही Fe एटम का मास रखते और डिवाइडेड बाई क्या रखते, मिनिमम मोलर मास, मगर मिनिमम मोलर मास नहीं है, मोलर मास है। जब मोलर मास रखोगे तो यहाँ क्या रखोगे, टोटल Fe का मास रखोगे किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, यानी कि कंपाउंड के अंदर जितना भी टोटल मास है Fe का वो रखोगे डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। अब मुझे Fe का टोटल मास तो नहीं दे रखा, इस कंपाउंड के हीमोग्लोबिन के अंदर कितना Fe का मास है, तो क्या करेंगे, तो मास मान लीजिए आयरन के मान लीजिए जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर मान लीजिए आयरन के n मोल है, और एक मोल का वेट क्या होगा, ये एटॉमिक वेट। तो एक एटम का एक मोल का वेट तो क्या होता है, एटॉमिक वेट बोलते हैं उसे। और इनटू मान लीजिए उसके अंदर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, जो हीमोग्लोबिन दे रखा है उसके अंदर Fe के कितने मोल हैं, n मोल है। तो Fe का टोटल वेट कितना हो जाएगा, मोल इनटू एटॉमिक वेट। ये तो हो गया टोटल वेट ऑफ Fe इन सैंपल, या कह सकते हैं इन कंपाउंड, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक, तो परसेंटेज तो Fe की कितनी दे रखी है, 0.28। मोल हमें निकालने उसके, एटॉमिक वेट Fe का पता होता है 56, इनटू मोलर मास दे रखा उनने 80,000 इनटू 100। यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए बस अब तो इसे सोल्व कर देंगे, क्या निकल जाएगा, n। अब तो बस लेफ्ट राइट करना था और कुछ नहीं करना है, इसे डिसॉल्व करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो n निकल कर आ गया कितना, 4। तो ये क्या हो गए, मोल हो गए किसके, Fe के। तो सैंपल उस हीमोग्लोबिन में Fe आयरन के Fe के कितने मोल प्रेजेंट हैं, 4। तो मोल पूछ रहा है तो मोल बता देंगे, एटम पूछ रहा है तो अब जब तुम्हें पता ही है एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो n की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए और देखिए, ये कह रहा है इन
इन ए सैंपल, कोई एक सैंपल है, कुछ भी कोई कंपाउंड है जिसमें 0.32% क्या है, सल्फर है, इज प्रेजेंट, व्हाट विल बी द मिनिमम मोलर मास इफ एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना है, 32। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक सैंपल है, उस सैंपल में सल्फर की परसेंटेज इतनी है और उस सैंपल का मिनिमम मोलर मास कितना दे रखा है कि वो मिनिमम मोलर मास निकालना है, और सल्फर की एटॉमिक वेट दे रखा है हमें कितना, 32। तो अब तो सीधा सीधा आप लगाइए, परसेंटेज ऑफ सल्फर वो इक्वल होगा एटॉमिक वेट अपॉन मिनिमम मोलर मास। तो अगर हम मिनिमम मोलर मास यूज़ करते हैं तो एक एटम का मास रखेंगे, यानी कि एक मोल का मास, और अगर हमें मोलर मास रखते हैं तो फिर वो टोटल एग्जैक्ट मास रखते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो फिलहाल तो मिनिमम मोलर मास पूछ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल होगा एटॉमिक वेट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलिकुलर मास मिनिमम मोलर मास इनटू 100। परसेंट दे रखिए 0.32, ठीक है, और एटॉमिक वेट सल्फर का कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास सल्फर का हो जाएगा 32, मिनिमम मोलर मास मुझे निकालना है इनटू 100। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ से 0.32 इसको कट कर देगा कितनी बार, 100 बार, 100 की मल्टीप्लाई, तो मिनिमम मोलर मास कितना हो जाएगा, 10⁴। बात करें इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, तो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का रिवीजन देखिए। ये कह रहा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए कंपाउंड प्रेजेंट इंपेरिकल फॉर्मूला, ये कह सकते हैं रिप्रेजेंट इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड रिप्रेजेंट इंपेरिकल फॉर्मूला। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑल एलिमेंट के एटमों का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है, उसी होल नंबर स्मॉलेस्ट रेशो को क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट होना चाहिए, और एक तो रेशो कैसा होना चाहिए, सिंपलेस्ट मतलब छोटे से छोटा, और किस में होना चाहिए, होल नंबर में, यानी कि इंटीजर रेशो में। तो वो क्या कहलाएगा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के अंदर। चलिए, वाइल ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मगर किसी भी कंपाउंड्स के अंदर ओरिजिनल कितने एटम हैं कार्बन एलिमेंट के, कितने एटम हैं नाइट्रोजन एलिमेंट के, कितने एलिमेंट हैं कितने एटम है ऑक्सीजन एलिमेंट के, तो ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट कौन करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट एटम के, और इंपेरिकल फार्मूला हमें बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एन पर्टिकुलर एलिमेंट। चलिए, टू फाइंड आउट इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो व्हेन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज गिवन, जब हमें एलिमेंट की परसेंटेज दे रखी हो कंपाउंड के अंदर, कि अगर ए एलिमेंट की परसेंटेज इतनी है, बी एलिमेंट की परसेंटेज इतनी है, सी एलिमेंट की परसेंटेज इतनी है, अगर हमें क्या है परसेंटेज दे रखी है डिफरेंट एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर, तो फिर हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए इसको। तो देखिए, मैं स्टेप समझा रहा हूं कि क्या स्टेप होंगे जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो अगर हमें परसेंटेज दे रखी है, मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट किस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसने बता रखा है कि कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो हमने एलिमेंट लिख लिए कौन कौन से प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, CHO, और उसने देखा कि C की परसेंटेज A है, H की परसेंटेज B है, और O की परसेंटेज कंपाउंड के अंदर कितनी है, C, ये परसेंटेज दे दी। जो परसेंटेज इतना हमें दिया होगा, अब क्या है कार्बन एटम की परसेंटेज कितनी है A, और कार्बन एटम का एटॉमिक वेट, तो जो भी एलिमेंट देखे उनके एटॉमिक वेट मास आप लिख लीजिए। तो कार्बन का कितना होगा 12 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम मोल निकालेंगे। मोल किससे निकलते हैं, यानी कि वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट किसको माना जाएगा, ये जो परसेंटेज दे रखी है इसको वेट माना जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है जो परसेंटेज है वही क्या होगी, वेट परसेंटेज हो जाएगी, वही मोल परसेंटेज होगी। तो आप क्या करेंगे, मोल निकालेंगे सबसे पहले। तो मोल कैसे निकलेंगे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और वेट कौन होगा, परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए कि एक मोल नंबर निकलेगा जो किससे निकलेगा, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट से। तो परसेंटेज A डिवाइडेड बाई 12, B डिवाइडेड बाई 1, और C डिवाइडेड बाई C। तो देखिए C डिवाइडेड बाई 16, तो A को डिवाइड कर दिया 12 से, B को डिवाइड कर दिया 1 से, C को डिवाइड कर दिया 16 से। मान लीजिए डिवाइड करके कितना नंबर आ गया X, ये तो V आ जाएगा क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये मान लीजिए C को डिवाइड करा 16 से, मान लो ये कितना आ गया Z। ठीक, अब क्या करेंगे, इनमें जो भी सबसे छोटा रेशो है, इनमें जो भी सबसे छोटा नंबर आएगा उस नंबर से आप क्या करेंगे, सारे नंबरों को डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या निकल के आएगा, सिंपलेस्ट रेशो। तो सिंपलेस्ट रेशो हम निकालेंगे,
क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये जो मोल आए हैं इनमें से जो भी सबसे छोटा मोल होगा, जो भी स्मॉलेस्ट होगा, मान लीजिए एक्स सबसे बड़ा, बी इससे छोटा, और सबसे छोटा कौन है, जेड है, तो जो सबसे छोटा मोल है उसी से आप क्या कर दें, सबको डिवाइड कर दें, तो एक्स अपॉन जेड, वी अपॉन जेड और जेड अपॉन जेड, तो जेड अपॉन जेड तो 1 आ जाएगा, ऐसे ये भी निकल के आ जाएंगे। तो ये स्टेप होंगे। अगर ये नंबर क्या है, होल नंबर है, तो बस बात खत्म हो गई, और अगर ये होल नंबर नहीं है, कोई फ्रैक्शन आ गया, तो फिर इसे किसी भी नंबर से, एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में बना लेते हैं। तो ये स्टेप होते हैं इसमें सोल्व करने के। देखिए एक एग्जाम्पल से ये कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इन विच 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 30, व्हाट विल बी। वेपर डेंसिटी दे दी कंपाउंड की, तो इसका मतलब मोलिकुलर मास दे दिया। कैसे, क्योंकि जो मोलिकुलर वेपर डेंसिटी होती है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 2, या मोलिकुलर मास इक्वल होगा वेपर डेंसिटी इंटू 2। फिलहाल तो क्या कह रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ और मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ ए का। अब इसने क्या है, जो परसेंटेज दी है कार्बन की हाइड्रोजन की, दोनों की परसेंटेज मिला के 100 नहीं हो रही, क्योंकि इस कार्बन की दे रखी है 40 और हाइड्रोजन की दे रखी है 6.6, तो ये 46.67 बैठ रही है, तो ये 100 से कम है। तो इसका मतलब अभी इसमें बाकी जो पार्ट होगा वो कौन होगी, ऑक्सीजन। तो जब परसेंटेज में हमें कोई क्वेश्चन दे रखा और उसमें जो जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज दे रखी है, अगर उनका सम 100 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग परसेंटेज है उसमें कौन होगी, ऑक्सीजन होगी। तो आप ऑक्सीजन की परसेंटेज और निकाल लो, तो वो क्या होगी, 100 में से माइनस कर देंगे कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज का सम, वो कितना आ गया 46.66, इसे 100 में से माइनस करेंगे तो 53.34% कौन हो गई, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई। तो कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए एलिमेंट तो कौन कौन प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। परसेंटेज कितनी कार्बन की है 40%, हाइड्रोजन की 6.67 और ऑक्सीजन की कितनी है 53.34। एटॉमिक मास रखिए इनका, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया और O का हो गया 16। अब क्या निकालेंगे, मोल। मोल किससे निकलेंगे, वेट। वेट मतलब परसेंटेज, वेट को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से, तो वेट को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से, वेट को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, तो 40 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया 3.33। 6.66 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1 से, तो कितना आ जाएगा 6.66। ऐसे 53.6 को डिवाइड कर देंगे किससे, 16 से, ये कितना आ गया 3.33। तो ये 3 मोल आ गए, ये 3.33 है, ये 6.66 है और ये 3.33। इनमें सबसे छोटा कौन है, 3.33। इससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इस वाले को भी डिवाइड कर दिया, 3.33 को डिवाइड कर दिया 3.33 से, तो ये 1। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। तो देखिए सिंपलेस्ट होल नंबर आ रहा है, ये 1 to 1, तो इसका जो रेशो आ गया 1:2:1 आ गया, और ये सिंपलेस्ट है क्योंकि इसमें 1 आ गया और होल नंबर भी है ये, क्योंकि 1 कोई भी वैल्यू इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट भी है और होल भी है। तो बस यही क्या हो गया, रेशो हो गया। रेशो किसको बताता है, एम्पेरिकल फॉर्मूले को। तो देखिए C तो कितना हो गया 1, H कितना हो गया 2, O कितना हो गया 1, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। तो देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के कितना आ गया CH2O। अब बात करें एम्पेरिकल मास, क्योंकि मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो मोलिकुलर फॉर्मूले के लिए पहले आप एम्पेरिकल मास निकाल लो। एम्पेरिकल मास चाहिए और मोलिकुलर मास चाहिए। एम्पेरिकल मास तो क्या होगा, इसके मास से निकल जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूले से। देखिए कार्बन है 1, कितना हो गया 12, हाइड्रोजन से आ गया कितना 2 और ऑक्सीजन से कितना आ जाएगा 16, तो ये ऐड होकर कितना आ रहा है 30। मोलिकुलर मास देखें तो मोलिकुलर मास किससे आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी से, और वेपर डेंसिटी में दे रखी थी 30, तो मोलिकुलर मास हो गया 60। अब क्या करते हैं, हम एक n नंबर निकालते हैं। वो n नंबर क्या आएगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो मोलिकुलर मास था 60, एम्पेरिकल मास था 30, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2। अब जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या आता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n आता है, और वो n किससे आया था, वही मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला था क्या CH2O, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, n से, और n की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा C2H4O2। तो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया वो C2H4O2 हो गया है। दूसरा केस, इफ मास एज मोल आर गिवन, ये कह रहा है या तो अब हमें क्या है, परसेंटेज की जगह क्या दे रखा है, या तो मास दे रखा है या क्या दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं। तो मास और या मोल आर गिवन, तब क्या करेंगे, फाइंड आउट मोल ऑफ एलिमेंट। अगर मोल दे रखे हैं तो ठीक, और मास दे रखा तो पहले मोल निकालेंगे। मोल तो सब में निकालते हैं, जो परसेंटेज दे रखी तब भी मोल ही निकालते हैं। तो फाइंड आउट मोल ऑफ एलिमेंट। दूसरा स्टेप क्या होगा, फाइंड आउट रेशो ऑफ द मोल ऑफ एलिमेंट, यानी कि अगर हमें मोल दे रखा है, अगर मास दे रखा है तो पहले मोल निकाल लो, और मोल दे रखे हैं तो बस बात ही खत्म हो गई। तो पहले मोल निकालने होते हैं, फिर मोल का रेशो निकालना होगा। कैसे, जो भी सबसे छोटा मोल होगा उसी से क्या सबको क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो फाइंड आउट रेशो ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट,
फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट रेस ऑफ फ्रैक्शनल, अगर कोई नंबर फ्रैक्शनल आता है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर कोई फ्रैक्शनल में नहीं आ रहा तो बस बात खत्म हो गई भाई। देखिए जैसे एक एग्जांपल, ए एंड बी आर टू एलिमेंट, ये हमारे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी, आर टू एलिमेंट्स हैविंग द इक्वल मासेस इफ एट द मास ऑफ ए इज 30, एटॉमिक मास ऑफ बी इज 20, व्हाट विल बी द पोजीशन। वो कह रहा है दो एलिमेंट है ए और बी और दोनों का मास क्या है, सेम है, मगर एटॉमिक मास एक ए का कितना है 30 और बी का कितना है 20। तो क्या कह रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। तो देखिए एलिमेंट कौन हो गए, ए और बी, मास दोनों का सेम दे रखा, मान लीजिए इसका भी एक ग्राम ले लो, इसका भी 1 ग्राम ले लो, और तो एटॉमिक मास इसका बता रखा कितना 30 और इसका बता रखा 20, तो हम मोल निकालेंगे। मोल किससे आएगा, जो गिवन वेट है डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, तो A/30 और वो हो जाएगा A/20। अब ये जो मोल आ गए, इन मोल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रेशो निकालेंगे। रेशो किससे निकलेगा, जो सबसे छोटा मोल है उससे डिवाइड करेंगे। छोटा कौन है, A/20 के A/30, A/30 छोटा है क्योंकि बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो इससे आप क्या करें, इसी से डिवाइड कर दो दोनों मोल को, तो इसको इसी से डिवाइड करूंगा तो 1, और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो A/20 डिवाइडेड बाई A/30, तो आ जाएगा 30/20 निकल कितना आ गया 1.5। तो यहाँ से आ गया 1, वहाँ से आ गया 1.5। ये सिंपलेस्ट तो है मगर होल नहीं है, होल नहीं है तो क्या करो, इसे 1 को और 1.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो हो जाएगा 2 और वो हो जाएगा 3। अब ये सिंपलेस्ट भी हो गया और होल नंबर भी हो गया, कितना 2/3। तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ए तो हो गए 2 और बी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, तो कितना हो गया A2B3। नेक्स्ट, ये देखिए और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक समझे जरा इसे क्या है। ये कह रहा है 5 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड कोई, 5 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हेन वन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या कह सकते हैं ऑक्सीजन, 15 ml CO2 एंड 20 ml 15 ml CO2 and 20 ml water were generate at the same temperature and pressure, then formula of hydrocarbon will be। ये कह रहा है मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अमाउंट कितना दे रखा है 5 ml। जब मैं इसको कंप्लीटली जलाता हूँ एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई भी सब्सटेंस किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं जलेगा। तो कह रहा है सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जला दिया गया है, तो जलाने से क्या मिलेगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो देखिए हाइड्रोकार्बन को जब जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो एक CO2 गैस मिलती है और एक वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास इस 5 ml हाइड्रोकार्बन को जलाने से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या मिला, 15 ml तो CO2 मिल गई और 20 ml क्या मिल गया, वाटर मिल गया। तो बताइए इंपेरिकल, तो फॉर्मूला बताइए किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो देखिए इक्वेशन क्या होती है, ये थी, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन ये है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन था। मुझे नहीं पता था इस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है एटम है और कितने हाइड्रोजन एटम है। मैंने मान लिए कि कार्बन कितने, हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितने x और हाइड्रोजन कितने हैं y, कार्बन हो गए x और हाइड्रोजन हो गए y। अब इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला गया तो इससे क्या मिला, CO2 मिलेगी और वाटर मिलेगी। ये मुझे पता है कि जितने कार्बन होते हैं उतने ही CO2 मोल मिलते हैं, तो एक जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही क्या होगी, CO2 मोल मिल जाएगी यहाँ पे। तो अगर कार्बन x थे तो x CO2 मिल जाएगी। हाइड्रोजन जितने होते हैं उसके हाफ क्या मिलेंगे, वाटर। क्यों, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसलिए उसका क्या होगा, हाफ मिल जाएगा। तो चलिए, तो अगर हाइड्रोकार्बन 1 मोल है तो 1 मोल को जलाने से क्या होगा, उसमें CO2 मिल रही, जितने 1 मोल में जितने कार्बन थे उतने मोल क्या मिल रहे, CO2, और जितने हाइड्रोजन एटम थे उसके हाफ क्या मिल रहा है। अगर ये Y थे तो Y/2 क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। अब ऐसे समझिए, अगर ये क्या है 15 ml, इसके 5 ml को जलाया था तो इसके 15 ml मिले थे और उसके 20 ml मिले थे, ये हमें बात दे रखी है। अब इसका क्राइटेरिया देखिए इस इक्वेशन का, क्या पकड़िए, देखो इसके बारे में तो कुछ कह नहीं रखा तो सब ले मत आप, इसको लो। अगर इसका 1 मोल लूँ, अगर यहाँ पे कितनी वैल्यू है 1, तो इसके 1 मोल से उसके कितने मिलते हैं x और उसके कितने मिलते हैं y/2, तो बस समझ जाओ। अगर इसका 1 मोल है, देखिए इसका 1 मोल है तो उसके कितने मिल रहे हैं, यहाँ ऐसे समझ लो। देखिए ये हमें दे रखा था कि जब इसके 5 ml को, अगर इसके 5 ml को जलाते हैं तो इसके कितने मिलते हैं 15 ml और इसके कितने मिलते हैं 20 ml। इसमें रेशो निकाल लो। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं, देखो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मैं सिंपलेस्ट रेशो अगर निकाल लूँ
तो इसे 5 से डिवाइड करूँ तो ये 1, इसे 5 से डिवाइड करूँगा तो 3 और इसे 20 से डिवाइड करूँ तो कितना आ गया 4। तब ये कहानी बन गई। पहले कहानी क्या थी कि 5 को जला रहा हूँ तो कितना मिल रहा है 15, और अगर यहाँ कहानी क्या मिल गई कि 5 को जला रहा हूँ, 5 ml को जला रहा हूँ तो 15 ml क्या मिल रहे थे CO2 और 20 ml क्या मिल रही थी वाटर। अब कहानी क्या हो गई कि 1 ml को अगर मैं जलाऊंगा, 5 को जलाता हूँ तो 15, तो 1 को जलाऊंगा तो बाई 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितना आ गया था वो 3। तो अगर मैं 1 ml को जलाऊंगा, देखिए 5 को जलाने से ये 15 था और ये 20 था, अगर मैं 1 ml के लिए देखूंगा तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो 1 ml को जलाने से कितने मिलेंगे, 3 ml तो मिल जाएगी CO2 और 4 ml क्या बन जाएंगे वाटर। बस बात खत्म हो गई कि 1 मोल जलाने से कितना मिल रहा है। अगर 1 ml के जलाने से ये 3 ml मिल रहे हैं और वो 4 ml मिल रहे हैं, तो अगर यहाँ ml की जगह मैं क्या रख लूँ, मोल, तो अगर 1 मोल को जलाऊंगा तो कितने मिलेंगे, 3 ml की जगह मोल मिलेंगे। तो अगर ml की जगह मोल ले लूँ तो ml की जगह मोल मिलेंगे। तो अगर ये 1 ml की जगह मैं 1 मोल लूँ तो 1 मोल को जलाऊंगा तो क्या मिलेगा, 3 ml की जगह 3 मोल मिलेगा और 4 ml की जगह 4 मोल मिलेगा। अब बस कहानी बन गई। देखिए 1 मोल से यहाँ कितने मिलते हैं, x। तो यहाँ पे देखिए जो मोल मिला, जो यहाँ पे मोल मिल रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ही तो है। ये जो x है तो यहाँ से कंपेयर करो तो x कितना आ गया, 3 और y/2 कितना आ गया 4, तो रख दो जी। x तो अगर यहाँ से कंपेयर करें तो x कितना आ गया 3 और y/2 कितना आ गया 4, तो y/2 आ गया 4, तो y कितना आ गया 8। तो बस बात पता चल गई, x पता चल गया 3 और y पता चल गया कितना 8। दोनों की वैल्यू रख दो किसमें, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन मेरे पास क्या था, CXHY था, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू आ गई 8, तो जो हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा, C3H8 होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, टू फाइंड आउट एटॉमिक वेट। एक एटॉमिक वेट निकालने का एक तरीका देखिए क्या होता है। ये इक्विवेलेंट मास, हम क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट मास निकालते हैं